जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया के महानतम शायर मिर्ज़ा गालिब, जिनका आपने नाम सुना होगा, उनका एक शेर है कि बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं यहाँ इंसान होना। दोस्तों, इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम दोस्तों, चाहे वो किसानी से लेके पहलवानी हो, चाहे दोस्तों वो कलेक्टरी से लेके इंस्पेक्टरी हो, दुनिया का कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर काम की अपनी अहमियत होती है और काम काम होता है। जिसकी दूसरी पंक्ति में गालिब साहब कहना चाहते हैं दोस्तों कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, कि आदमी आज कलेक्टर बनना चाहता, प्रधानमंत्री बनना चाहता, राष्ट्रपति बनना चाहता, किसी का पति बनना चाहता है, पर दोस्तों आज आदमी इंसान नहीं बन रहा है। इसलिए दुनिया में ये जितने लड़ाई झगड़े हैं ये क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमारे जीवन तभी दोस्तों सार्थकता की हम अपने में क्या है, जो इंसान के हैं, जो मानवता के गुण को सम्मिलित करें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन आते हैं अपना क्या जो टॉपिक है रेगुलर, अपना जो आज तीसरा लेक्चर है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज। दोस्तों, इसमें जो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, उसके बाद जो भारत के संविधान लागू हुआ, इस बीच में जो विभिन्न अधिनियम कौन कौन से आए थे और उनमें क्या क्या प्रावधान थे, तो उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला जो अधिनियम था, अधिनियम से तात्पर्य दोस्तों कि एक कानून, एक व्यवस्था बनाने वाला कानून या किसी को रेगुलेट करने वाला कानून, उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, अधिनियम बोला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आया था दोस्तों, क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ठीक है दोस्तों, 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, इसे रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में क्या है, व्यापार करने के लिए आई थी सन 1600 के आसपास। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक और राजनीतिक भी इसे सम्मिलित कर लिया था। तो अब धीरे धीरे कंपनी जो चूंकि क्या ब्रिटेन की थी दोस्तों, तो धीरे धीरे कंपनी पे के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की गई दोस्तों। तो उसके सिलसिले में जो ब्रिटिश संसद ने क्या करा था, ब्रिटिश संसद ने जो पहला कानून बनाया था किसको नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, वो कौन सा था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में आए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका क्या पहले व्यापारिक उद्देश्य था, उसको नियंत्रित करने के लिए जो पहला कानून बनाया गया था क्या, तो वो कौन सा था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर को क्या कहा जाना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। दोस्तों, यहाँ पे दो शब्दों के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा, एक है गवर्नर और दूसरा है जनरल। गवर्नर से संबंधित होता है दोस्तों प्रशासनिक काम से संबंधित होता है, कि जो प्रशासन के हमारे जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं वो गवर्नर से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रशासन। ठीक है दोस्तों, और जनरल जो शब्द है, जनरल एक प्रकार से सैन्य शब्द है या सैन्य शब्दावली है, जिस प्रकार से कि जो नियंत्रण व्यवस्था है या पुलिस व्यवस्था जो हम कहते हैं, उस प्रकार की जो व्यवस्था में भागीदार होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, जनरल बोला जाता है। तो जो पहले गवर्नर केवल जो प्रशासनिक काम करता था, अब उसे क्या कहा जाने लगा, प्रशासनिक के साथ साथ सैन्य अधिकारी के रूप में भी इसे माना जाने लगा। तो रेगुलेटिंग के तहत भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे दोस्तों, कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दोस्तों, हमारा जो अगर देखा जाए कि भारत में न्याय व्यवस्था है जो एक मशीनरी के रूप में या अधिसूचित मशीनरी के रूप में एक स्थायी तौर पे, तो जो कोर्ट व्यवस्था शुरू की गई थी, तो वो कहाँ से की गई थी दोस्तों, कहाँ से, कलकत्ता से। जो अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है दोस्तों, नई दिल्ली में है। और जो पुराना हमारा सुप्रीम कोर्ट है या एक प्रकार से स्थायी न्याय व्यवस्था की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया था, वो कौन सा था दोस्तों, कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे दोस्तों कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे।
जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश या हम जिन्हें वर्तमान में उस पद के रूप में CJI कंट्रोलर, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है जो दोस्तों जिसे, वो कौन थे उस समय के, कौन थे सर एलिजा एम्पे थे। इसके बाद दोस्तों इसी अधिनियम में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की सहमति से नियम या अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई। जो दोस्तों गवर्नर का काम होता है प्रशासनिक काम होता है, जनरल का काम क्या होता है दोस्तों, मतलब सैन्य संबंधी काम होता है। और चूंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों अब ये अध्यादेश की बात की जा रही है, तो अध्यादेश बनाने की शक्ति, तो अध्यादेश के संबंध में आपको मैं बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि अध्यादेश जो होता है वो क्या होता है, एक कानून। क्या होता है दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है, एक कानून होता है। तो ये गवर्नर जनरल कैसे कानून बनाएगा, तो इससे क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला था, इसे एक अधिकार प्रदान कर दिया गया था कि अब ये क्या कहे, गवर्नर जनरल क्या करेगा, कोई कानून अपने स्वविवेक से कि इसमें क्या निर्मित कर सकेगा, पर उसमें किसकी, सुप्रीम कोर्ट की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक ऐसे ही कानून जो हमारे संविधान में 123 में, इसके तहत राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 में क्या दी गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि एक क्या है, राष्ट्रपति क्या है, विधायी शक्तियां होती है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला जो एक्ट आता है दोस्तों, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपको याद रखना दोस्तों 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों, कब आया था, 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 को आया। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, जो कंपनी है जो भारत में क्या कर रही थी, पहले व्यापार कर रही थी, व्यापार के बाद इन्होंने क्या प्रशासन करा, प्रशासन के बाद इनमें सैन्य भागीदारी भी करने लगी। धीरे से इनका क्या काम हो गया, विधायी कार्य या कानून निर्माण का काम भी हो गया था। तो इनके जो मूल इसका उद्देश्य था प्रशासन में सुधार करना। ठीक है, सुधार करने के लिए प्रशासन के लिए ये पॉइंट आप याद रखिए दोस्तों, प्रशासन। ठीक है, इसके 6 सदस्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई, जो ब्रिटिश सरकार के तहत राजनीतिक मामलों को देखती थी। ठीक है, तो 6 लोग इकट्ठे कर दिए गए दोस्तों। 6 लोगों का एक संस्था बना दी गई, या 6 लोगों को इकट्ठा करके एक समिति बना दी गई, जिसे क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करती थी, राजनीतिक मामलों को देखती थी। फिर दूसरा व्यापार और वाणिज्य, मतलब जो व्यापारी वाणिज्य मामले कौन देखेंगे, डायरेक्टर से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से ये मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो क्या है, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको देखेगी। ठीक है दोस्तों, और जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या देखेंगे दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य को देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों क्या है, राजनीतिक मामले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये व्यापार वाणिज्य मामले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें क्या प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति दी गई थी। जो गवर्नर जनरल उस समय के जो भारत का जो हेड थे, या इंडिया जो कंपनी जो शासित कर रही थी उसके हेड थे गवर्नर जनरल, इनको प्रांतीय सरकार को आप इसको इस प्रकार से समझिए कि दोस्तों हमारे देश में क्या है, सर्वोच्च कौन है, वर्तमान में एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम। ठीक है, पीएम, और हमारे क्या होते हैं, राज्य में कौन होते हैं, सीएम। ठीक है, तो दोस्तों पीएम को वर्तमान में क्या होता है, अधिकार होता है कि वो सीएम को बर्खास्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम क्या है, एक निश्चित प्रोसेस के माध्यम से होगा। ठीक है, निश्चित प्रोसेस के माध्यम से होता। परंतु दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था, जो उस समय के मतलब आप गवर्नर जनरल थे, या जो उपाधि है उनकी, जो पीएम के अनुरूप थी, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, एग्जीक्यूटिव में, तो उनको क्या होता है, राज्य स्तर पे कोई भी सीएम को, या जो प्रांतीय सरकार के जो हेड थे, या पूरी सरकार को बर्खास्त करने की सजा हो गई थी, शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कौन सा एक्ट आता है दोस्तों, 1784 के बाद आता है अपना कौन सा दोस्तों, आता है चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, 1793 का। इसका जो मूलभूत प्रावधान थे दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो पुराने अधिनियम थे उनको क्या किया गया था, समेकित किया गया था। मतलब समेकित करना होता है दोस्तों कि कुछ पुराने चल रहे हैं उनको ऐड कर दिया, कुछ नवीन ऐड कर दिया, और इससे क्या हो गया, समेकन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है, समेकन बोला जाता है। कुछ पुराना जोड़ दिया, कुछ नया जोड़ दिया, और क्या कर दिया, समेकन। ठीक है, तो पुराने अधिनियमों की अच्छी बातों को और कुछ नई बातों को जोड़ के क्या कर दिया गया, समेकन कर दिया गया था। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है
दोस्तों सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से क्या किया जाना था, दिया जाने लगा। ठीक है, एक प्रकार का दोस्तों ये भारतीय राजस्व से जो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगता था, ये एक प्रकार की शोषण की प्रवृत्ति थी दोस्तों, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो भारत में जो मामले को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वो। और एक तो ये आप इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि आपके खेत पे कोई कब्जा कर लेता है, ठीक है, और आपको मजदूर बना के काम किया जा रहा है, और काम करने के लिए वो जिस रूप में कब्जा किया, उस कब्जा करने की आपको जो दर है या उसकी जो वेतन है, कब्जा करने के बाद जो अधिकार उसने जमाया है, उसके बाद भी वेतन क्या आपसे मजदूरी करा के और आपके खेत पे मजदूरी करा के, आपसे मजदूरी करा के वो आपसे क्या वेतन ले रहे हैं। तो ये भारत में क्या है, शोषण की एक प्रवृत्ति शुरू हो गई थी, जिसे क्या बोला जाता है, पूंजी का पलायन बोला जाता है। पूंजी पलायन यानी भारत का पैसा बाहर जाना, इससे हो क्या है, शोषण का एक रूप था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट या वहाँ की महारानी का क्या है, शोषण का एक रूप था कि हम आपके संसाधनों पर अधिकार करेंगे, और अधिकार करने का हर्जाना भी आपको आपके राजस्व से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चार्टर एक्ट के बाद इसमें एक जो प्रावधान था दोस्तों, इसमें क्या था, न्यायालयों को कानूनों और विनियमों की व्याख्या करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो न्यायालय को आप जानते हो दोस्तों, कानून, ठीक है, कानून के बाद आते हैं विनियम, कानून के बाद आते हैं नियम, ठीक है, नियम के बाद स्थिति किसकी आती है, विनियम में आती है। ठीक है, तो अभी भी वर्तमान में दोस्तों हमारे देश में यही व्यवस्था प्रचलित है कि अगर कानून के संबंध में कोई मतलब उसके अर्थ से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है या कहीं समझ से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके संबंध में वर्तमान में भी किसके न्याय प्रणाली या हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या है, उसकी व्याख्या करने का कि इस शब्द का जो निहित अर्थ क्या है वो बताया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया जाता है। तो उस समय भी क्या दोस्तों को सबसे पहले कानून और विनियमों की व्याख्या करने की एक्चुअल में लिखा क्या गया है, उसको कौन बतलाता था दोस्तों, न्यायालय के द्वारा बताया जाता था। तो दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, वो क्या है 1813 का चार्टर एक्ट। क्या दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार, इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त। जो कंपनी थी जो 1600 में आई थी, लगभग 200 सालों से क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। ये कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों क्या था, पूरे भारत के संबंध में व्यापार करने का क्या पूरा अधिकार था। आप इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि कंपनी ही भारत में जीन्स का भी निर्माण कर रही है, कंपनी ही भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट का भी निर्माण कर रही है, कंपनी ही भारत में भी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रही है, स्पोर्ट्स से संबंधित जो व्यापार होता है वो किया जा रहा है, और कंपनी के द्वारा ही जो अन्य है खाने का जो व्यापार होता है या फिर ग्रोसरी से संबंधित व्यापार होता, तो पूरा व्यापारिक एकाधिकार किसके पास था, पूरा काम किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोस्तों ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर बनाई गई थी। तो इसी कंपनी का क्या था, 1813 तक क्या था कि सब जो जितने भी हमारे जो वर्तमान दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, उनको सभी में क्या रहता था, कंपनी का एकाधिकार, मतलब एक तरफा छूट प्रदान की गई थी कि ये क्या करेंगे, उसको संभालेंगे। ठीक है, अब उसे क्या कर दिया गया था दोस्तों, समाप्त कर दिया था। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई सी कंपनी है वो क्या कर सकती, भारत में आकर कपड़े का निर्माण कर सकती थी, जीन्स का निर्माण, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या कर सकती थी, निर्माण कर सकती थी। इसके बाद दोस्तों इस एक्ट की जो दूसरी बड़ी विशेषता थी, क्या था दोस्तों, कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की परिषदों तक कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रिटिश संसद, जो कंपनी थी ब्रिटिश संसद, पहले क्या था उसका बंगाल तक का प्रशासन था, प्रशासन में क्या था, नियंत्रण था। ठीक है, कहाँ तक, पहले बंगाल या कलकत्ता तक प्रशासन पर नियंत्रण था, फिर कहाँ पर, बॉम्बे, और कहाँ तक उसका, मद्रास तक उसका प्रशासनिक नियंत्रण या परिषदों पर निर्णय बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, इसका जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसाई मिशनरियों के भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे, ईसाई जो मिशनरी है, ये ईसाई धर्म से संबंधित धर्म गुरु होते हैं, उन्हें ईसाई मिशनरी बोला जाता था। अब वो भारत में आके अपने जो ईसाई धर्म के जो मूल्यों को क्या प्रसारित करने की इनको अनुमति क्या मिल गई थी,
अनुमति मिल गई थी दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद आता है स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया था। स्थानीय निकाय से तात्पर्य दोस्तों हमारी पंचायतें होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, पंचायतें होती है। तो स्थानीय निकाय थे उस समय, उनको कर लगाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। मतलब तत्कालीन परिस्थितियों में जो स्थानीय निकायें थी उनको क्या करते थे, टैक्स लगाने का क्या कर दिया था, अधिकार प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद वाला दोस्तों जो अगला एक्ट है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1833, ठीक है दोस्तों। ये 1833 का क्या ऐसा बोला जाता है, चार्टर एक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, सबसे पहले कि भारतीय कानूनों का संहिताकरण करने के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो पहला विधि आयोग किस एक्ट के थ्रू बना था दोस्तों, वो बना था 1833 के तहत। प्रथम विधि आयोग का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, 1833 के तहत। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। तो वर्तमान तक कितने विधि आयोग बन चुके हैं दोस्तों, वर्तमान तक 23 विधि आयोग का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। विधि आयोग का काम क्या है, सरकार को कानून निर्माण में सलाह देना, ठीक है, सरकार को सलाह देना, कानून निर्माण, ठीक है दोस्तों। विधि आयोग का काम क्या है, सरकार को कानून निर्माण में सलाह देना। प्रथम विधि आयोग किस एक्ट के तहत बना था दोस्तों, 1833। पहले कौन थे इसके अध्यक्ष, लॉर्ड मैकाले की स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो 1833 की दूसरी बड़ी विशेषता आती है, उसमें दोस्तों भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया गया था, 1843 में समाप्त। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है ये पॉइंट है दोस्तों कि भारत में दास प्रथा को किस एक्ट के थ्रू आपको समाप्त किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या आएगा, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा के बारे में आपको दोस्तों मैं बतलाना चाहूँगा कि दास प्रथा क्या होता है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंधक बनाकर उससे कार्य करवाना। जबरदस्ती किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर उससे क्या करना, कार्य कराना, जिसमें हानिकारक काम हो सकते हैं या फिर और भी जघन्य काम हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को जो कार्य करता है उसे क्या बोला जाता है, दास बोला जाता है, ठीक है। ये वर्तमान में भारत में क्या हो गया, समाप्त हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट था, गवर्नर जनरल की परिषद का संपूर्ण भारत के लिए विधायी शक्तियां दी गई थी, ठीक है। अब जो इसका निहितार्थ है दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल है, जिससे पहले कहाँ तक की शक्ति थी, बंगाल, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 की जो शक्तियां दी थी, अब वो 3 से क्या हो गया, संपूर्ण भारत तक हो गया, ठीक है। संपूर्ण इसकी जो 3 शक्तियां थी, कहाँ की थी दोस्तों, कलकत्ता की थी, बॉम्बे की थी और मद्रास की जो 3 शक्तियां थी, मतलब 3 क्षेत्र तक जिनका एक अधिकार था। अब वो गवर्नर जनरल कहाँ, संपूर्ण भारत में उसका क्या हो गया था, मोनोपोली, एक अधिकार हो गया था। तो इसी एक्ट के थ्रू दोस्तों मैं आपको इसी एक्ट के थ्रू इस बात में क्या हुआ था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे दोस्तों, विलियम बेंटिंक, ठीक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे दोस्तों, विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसका जो अगला ये है कि गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार, ठीक है, गवर्नर जनरल मतलब जो गवर्नर जनरल था उसकी जो सरकार थी, यानी उनके जो मंत्रिमंडल थे, जिसमें वो 10-12 जो मंत्री शामिल थे, उन्हें क्या बोला जाता था, भारत सरकार। उनकी सलाह देने के लिए और अन्य लोगों की जो परिषद की स्थापना की गई थी, उसे क्या भारतीय परिषद का कहा गया। इसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल प्रशासनिक राजनीतिक इकाई बना दिया गया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिस कंपनी का उद्देश्य क्या था कि कंपनी केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी, पहले क्या आई थी, व्यापार उद्देश्य से आई थी, वो अब क्या हो चुकी थी, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव हो चुकी थी, ठीक है। क्या हो चुकी थी दोस्तों, जो कंपनी पहले केवल व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, वो अब क्या हो गई थी, प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई बन गई थी, ठीक है। तो 1833 के एक्ट में इसके बाद वाला जो दोस्तों दूसरा प्रावधान, अन्य प्रावधान क्या था, इसमें एक बजट प्रणाली
ठीक है दोस्तों, बजट प्रणाली लागू की गई थी। बजट से तात्पर्य आपको पता होगा कि आपके जो सरकार का जो खर्च है उसका लेखा जोखा क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। संविधान के 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका प्रावधान क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1833 का जो एक्ट है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको एक बार, ठीक है, विधि आयोग बना, इसमें दास प्रथा की समाप्ति की गई, जिसके तरफ बंगाल या जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा था। उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक, गवर्नर जनरल की सरकार थे, उनके जो मंत्री थे वो भारत सरकार कहलाते थे। मंत्रियों के अलावा जो अन्य सदस्य होते थे उनको भारत परिषद के रूप में जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई बन गई थी। एक काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, कि जिस कंपनी का जो उद्देश्य था, पहले व्यापारिक हित थे, ठीक है, अब वो व्यापारिक हित पूर्णतः समाप्त करके उन्हें क्या कहला दिया, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या था कि भारत के लिए एक बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बजट से तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, किसी भी राज्य के जो खर्च का लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो एक्ट आया दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853, इसकी विशेषता मैं आपको बताऊं दोस्तों। पहला क्या था इसमें, 1857 के विद्रोह का से पहले का क्या था, अंतिम चार्टर था। ये विद्रोह दोस्तों एक अलग टॉपिक है, इसको अपन बाद में कवर करेंगे। उससे पहले का क्या था, अंतिम चार्टर था। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, विद्रोह के बाद क्या हो गए थे, भारत की जो प्रशासनिक मशीनरी थी या पॉलिटिकल जो मशीनरी थी उसमें काफी ज्यादा आमूलचूल बदलाव कर दिए गए थे। तो उससे पहले की क्या थी, ये अंतिम अवस्था थी। उससे पहले की अंतिम अवस्था थी। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, 53 में गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये परिषद बनी थी भारत सरकार, ठीक है, भारतीय परिषद। इसमें इसको भी क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया था कि विधायी कामें अलग लोग करेंगे और प्रशासनिक काम को अलग अलग देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट प्रावधान था वो क्या था, कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती प्रतिस्पर्धा। ये लीजिए दोस्तों, ये आपका आ गया यहाँ पे यूपीएससी। ठीक है, जिस प्रकार जो अभी भारत में क्या होता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति या शीर्ष स्तर के कर्मचारी या अधिकारी वर्ग जो होता है वो यूपीएससी के थ्रू या मतलब जो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी, इसके थ्रू क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन होके जाता था। उसी प्रकार जो कंपनी थी वो एक प्रकार से उसके कर्मचारियों को चयन होने के लिए क्या कर दिया गया था, परीक्षा आयोजित की जाने लगी थी। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए कि भारत में हमारा कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत कब से की गई है, तो वो 1853 के एक्ट से की गई है। 1853 के एक्ट में क्या किया गया था कि कंपनियों को कुछ कर्मचारियों के स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता थी, स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अच्छे लोगों को चयन करने के लिए उनका अच्छे लोगों को चयन करने के लिए उन्होंने क्या करा था, परीक्षा कंडक्ट कराई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की जो शुरुआत हुई है सरकार के लिए वो कब से हुई है, 1853 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रावधान है दोस्तों, बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। तो मैं आपको बता, इसमें दोस्तों हमने 1833 के अधिनियम में पढ़ा है कि जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। एग्जाम जो हमारे यहाँ पे पहली बार कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा किस एक्ट के थ्रू, 1853 एक्ट के थ्रू की गई थी दोस्तों। ये बंगाल के लिए, इसमें अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर के लिए गवर्नर, ठीक है दोस्तों, गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है भाई, भारत का एक संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल पहले से मौजूद था दोस्तों। तो बंगाल के लिए क्या है, बंगाल के लिए फिर से क्या हो गया था कि कुछ वहाँ पे लोकल बॉडी की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि बंगाल एक संपन्न क्षेत्र था जहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था। तो क्योंकि एक व्यक्ति एक सेंटर से बैठ के वहाँ की जगह क्या कर सकता है, पूरा मॉनिटरिंग ना कर करके उसको क्या कर दिया गया, वहाँ पे एक स्पेशल व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब
आते आते दोस्तों आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थिति क्या हो गई थी कि जो ब्रिटिश संसद है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जिसका आपने नाम सुना होगा, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कह दिया गया था कि आपको लगे तो आप किसी भी क्षण या किसी भी समय कंपनी को क्या कर सकती है, शासन को समाप्त कर सकते हैं और क्राउन का शासन या जो वहाँ की महारानी है उनका शासन की स्थापना वहाँ पे भारत में हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसी में 1857 का विद्रोह, इसके क्या एक्ट के बाद 1857 का विद्रोह हो गया था, मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी भूमिकाएं क्या हो गई थी, निर्मित होने लगी थी। अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो अधिनियम है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रावधान किए गए थे और काफ़ी ज़्यादा इससे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था दोस्तों। तो इसका जो पहला पॉइंट है दोस्तों क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत को ब्रिटिश क्राउन के क्या कर दिया गया, नियंत्रण में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में क्या कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मतलब आप समझिए इसको कि जो काम या जिस प्रकार से शासन का संचालन, कानून का निर्माण या सैन्य व्यवस्था का संचालन या भारत के उस समय तत्कालीन स्थितियों में रक्षा की मामला हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका नियंत्रण पहले कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, मतलब कंपनी और कंपनी के कुछ लोग और उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स बनाए गए थे वो क्या देख रहे थे, पूरा नियंत्रण उनका भारत में था। तो एक प्रकार से 1858 से पहले की स्थिति में भारत में शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। 1858 से पहले भारत में शासन कौन कर रहा था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। 58 के बाद किसका शासन हो गया दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन में दोस्तों आपको जानकारी होगी कि जो ब्रिटेन में कौन है, संवैधानिक राजतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ पे कौन होती है, महारानी का शासन होता है। ये तत्कालीन समय की क्या थी दोस्तों, महारानी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बतलाना चाहूँगा कि भारत शासन के लिए, जो भारत में शासन करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था, या जो महारानी का ठीक है, क्राउन के अंडर में जो डायरेक्ट कौन था, सचिव था। ठीक है दोस्तों, कौन था, सचिव था। ठीक है, सचिव की जिम्मेदारी होती थी वो किसको सूचित करे, संसद के माध्यम से क्राउन को सूचित करे। ठीक है, सचिव अपनी जो रिपोर्ट देता था संसद को देता था, संसद ये से इसको क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो भारत सचिव को नियुक्त कर दिया गया था, क्राउन से सीधे संबंधित था, और इनके जो सलाह देने के लिए इनके जो 5 सदस्यीय जो सहयोगी जो बनाए गए थे, 15 लोगों का एक संगठन बनाया गया था। तो इसे क्या कहा गया था दोस्तों, भारत परिषद। ठीक है दोस्तों, तो जब क्राउन का शासन भारत में आ गया था दोस्तों, अब क्या हुआ, भारत सचिव जो था, भारत सचिव क्या कर रहा था, जो काम पहले क्या कर रहा था, जो काम पहले कंपनी कर रही थी वो काम अब कौन करेगा, भारत सचिव करेगा। उनके लिए क्या 15 लोगों का एक समिति बना दी गई सदस्य, जिसे क्या कहा गया, भारत परिषद कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट है कौन सा दोस्तों, भारत को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया, प्रत्येक प्रांत का प्रशासनिक गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कार्यकारी परिषद। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझिए कि जब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार ने जब अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को सारे काम न सौंप के, ठीक है, प्रशासन गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये बहुत से टुकड़ों में बहुत से लोगों को अलग अलग उत्तरदायित्व प्रदान कर दिए गए थे। मतलब एक प्रकार से क्या कर दिया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट कि गवर्नर जनरल काउंसिल का सर्वोच्च अधिकार दिया गया, जो भारत सचिव को रिपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब काम करने वाली जो सर्वोच्च संस्था थी तो वो कौन थी, गवर्नर जनरल की क्या थी, काउंसिल थी। ठीक है, जो किसको रिपोर्ट सौंपती थी, भारत सचिव को। भारत सचिव जाता था संसद, ब्रिटिश संसद के समक्ष रिपोर्ट लेके, ब्रिटिश संसद एक औपचारिकता दिखाने के रूप में किसको, महारानी को, या जो वहाँ के क्राउन को क्या कर देता था, सौंप देता था। ठीक है दोस्तों, अभी भी हाल में भी दोस्तों यही व्यवस्था हमारे यहाँ पे कार्यान्वित है। गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च अधिकार दिया था, जो भारत सचिव को रिपोर्ट करती थी दोस्तों। तो सचिव किसको, संसद को करता था, संसद क्या करता था, अपनी रिपोर्ट किसको प्रदान करता था, ब्रिटिश क्राउन को या महारानी को प्रदान करते थे।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत में इसके बाद मैं बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि वर्तमान में भी क्या है कि हमारे देश में जी ये व्यवस्था है, ये भी एक्सक्यूट है वर्तमान में भी कि हमारी जो सरकार होती है या ये जो माननीय मोदी जी की जो सरकार है और उनके सभी मंत्री हैं, ये अपने कार्यों के संबंध में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने कल के लेक्चर में आपसे बात की गई थी, ठीक है। और ये राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार क्राउन की भूमिका थी कि उसको रिपोर्ट मिलना चाहिए कामों के संबंध में सचिव से, उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति द्वारा जरूरी समझे जाने पर कि आपको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति ये पूछ सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आपको किसको पेश करना पड़ेगा, मतलब हमारी जो सरकार है केंद्रीय सरकार को क्या करना, पेश करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारत जो सचिव था ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। सचिव जो था ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जैसे वर्तमान में हमारे जो संसद है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति क्या है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। हमारी जो सरकार है, सरकार, ठीक है, सरकार क्या है, सरकार किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे क्या था जो दोस्तों सचिव क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। सरकार वर्तमान में कौन, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे ही क्या होता है दोस्तों, उस तत्कालीन समय में या उस समय परिस्थितियों में कौन था, जो सचिव था वो ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इससे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में भी पूरी संभावना है कि इससे पूछा जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने आपको बतलाई, एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो कंपनी का शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, वो पूरी तरीके से समाप्त होकर यहाँ पे अब महारानी का शासन स्थापित हो गया था। उनके सहयोग करने के लिए 15 लोगों की समिति गठित की गई थी, ठीक है दोस्तों। उनकी सहयोग करने के लिए क्या करी गया था, 15 लोगों की समिति गठित की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो 1858 का अधिनियम मैंने आपको बतलाया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी के एग्जामों में इसको पूछा गया है, इससे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट आए हैं लगभग काफ़ी हर स्टेट के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आपको जो मेन याद रखने का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि क्राउन का शासन स्थापित हो गया था, मतलब आप याद करिए सी से पहले कंपनी थी, कंपनी से 58 में क्या हो गया, क्राउन हो गया, ठीक है दोस्तों। सी से कंपनी था, कंपनी से क्या हो गया, क्राउन का शासन स्थापना हो गई थी दोस्तों। इसके लिए 15 सदस्य की समिति बन गई थी, जिसे क्या बोला जाता था, परिषद बोला जाता था, ठीक है। भारत को विभिन्न प्रांतों में, पहले बड़े बड़े स्टेट थे, 3 बड़े स्टेट में हम जैसे बंगाल, ठीक है दोस्तों, बॉम्बे या फिर मद्रास की बात करते हैं, ऐसे क्या छोटे छोटे प्रांत बना दिए गए थे और वहाँ पे अन्य अन्य लोगों का मतलब नियुक्ति कर दी गई थी। एक प्रकार से प्रशासनिक और पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल काउंसिल को क्या कर दिया गया था, सर्वोच्च अधिकार जो भारत सचिव को सीधे क्या करती थी, रिपोर्ट करता था। और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति, काउंसिल किसको रिपोर्ट करती थी दोस्तों, सचिव को, ठीक है। वो सचिव किसको रिपोर्ट करता था, संसद को रिपोर्ट करता था, ठीक है दोस्तों। 1858 का अधिनियम, इसमें क्या है कि सचिव जो किसको रिपोर्ट करेगा, काउंसिल किसको रिपोर्ट करेगी, सचिव को, और सचिव किसको रिपोर्ट करेगा दोस्तों, संसद को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों में इसमें इस अधिनियम की एक विशेषता और थी कि इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, इसे अब क्या कहा जाने लगा था, वायसराय, ठीक है दोस्तों। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था, वायसराय कहा जाने लगा था। इसमें दोस्तों अगर आपको इसके संबंध में किसी प्रकार के द्वंद्व निर्मित होता है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ दोस्तों कि गवर्नर जनरल और वायसराय में जो मूलभूत अंतर क्या था दोस्तों, कि गवर्नर जनरल को अपॉइंटमेंट कौन करता था, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता था, कंपनी करती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल को जो नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा की जाती थी, कंपनी के द्वारा की जाती थी। और वायसराय की जो नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन या संसद के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे, जो किस अधिनियम के द्वारा बने हैं, 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या हुए हैं, लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे, हमारे भारत के पहले वायसराय थे, जिन्हें 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो मैं आपको जो कुछ फैक्ट हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं समय समय पे, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, जो हमने
ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के में सबसे पहले अपन ने पता किया था बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। तो वो कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नाम याद रखना दोस्तों। कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल? कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने 1813 के जो एक्ट के थ्रू का कर दिया था दोस्तों, ये क्या कर दिया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि बंगाल का जब गवर्नर जनरल आएगा वो किस अधिनियम के थ्रू बना है? 1773 के थ्रू। उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स था। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, मतलब जो 1833 के अधिनियम के थ्रू बने थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने सती प्रथा को अंत कराया दोस्तों। ठीक है, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके बाद दोस्तों जो आता भारत के प्रथम वायसराय मतलब लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 का अधिनियम हमने नेक्स्ट उसमें पढ़ा, पीछे वाली पीडीएफ में पढ़ा है दोस्तों, कि वो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम वायसराय, मतलब भारत जब आज़ाद हो रहा था तो तत्कालीन समय में वायसराय कौन थे? ठीक है दोस्तों, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ये वेरी 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 आईएमपी क्या है क्वेश्चन, ये क्या है? फैक्ट है दोस्तों। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और आपको याद करके ही रखना है इन बातें। ये तो व्यवहारिक बातें हैं, आप अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो दोस्तों उसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है दोस्तों, इसमें अधिनियम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना, या किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना, या किस अधिनियम के तहत भारत का जो वायसराय का पद सृजन किया गया है। तो दोस्तों आपको ये तीन के, ठीक है दोस्तों, इन तीनों का क्या करना है? अधिनियम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब जो भारतीय थे, ठीक है, जिनका जन्म भारत में हुआ था, उनका कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी खुदा से यही दुआ है कि आपकी हर तमन्नाएं जल्द से जल्द पूरी हो और ईश्वर आपको सुख शांति प्रदान करे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में भारत के संविधान का विकास। धन्यवाद दोस्तों।